हेलो बच्चों, K2S केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज फिर एक नए वीडियो के साथ बात करेंगे हम राजनीतिक शास्त्र में। तो जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए ताकि और सारा वीडियो जो है आपको इस YouTube के माध्यम से आपको मिलता रहे, है ना। चलिए तो हम लोग पॉइंट आज पार्ट 3 का जो ये वीडियो है उसमें देखते हैं कि राजनीतिक शास्त्र में कौन सा बिंदु है और कौन सा बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस बिंदु को देखते हैं, निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम होना। तो ये आज का टॉपिक है हमारा कि निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम होना, यानी निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम होने का क्या क्या कारण रहा है और क्या कारण से जाति का धीरे धीरे जो है राजनीतिक में प्रभाव धीरे धीरे घटता जा रहा है। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने ही जाति का उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे जाति के नाम पर लोग वोट देना कम कर दिए हैं और अपने विकास के नाम पर वोट देने लगे, अपने जाति से हटकर दूसरे लोग को वोट देना पसंद करना लगे। तो दूसरे पार्टी को वोट देने का मुख्य कारण क्या है और क्यों रहा है, इसके पीछे लॉजिक को हम लोग समझेंगे कि देने का मुख्य कारण क्या है और क्या नहीं है ना। तो इस बात को समझने का हम लोग थोड़ा सा कार्य करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट 1 में कहता है, राजनीति में जाति के बढ़ते प्रभाव से यह निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं होगा कि चुनाव में जातीय विभेद को ही भूमिका सर्वोपरि माना जाता है। पॉइंट नंबर यह कहता है कि जिस प्रकार से राजनीति में जाति का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ देखा जाता था, आज के डेट में अगर उसको हम मान ले कि जातीय विभेद को भूमिका सर्वोपरि है, यानी उसके तथ्य के आधार पर ही राजनीतिक हो रहा है, तो ऐसा कहना गलत है। क्योंकि भारत में आज के वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है, तो देख लीजिए कि जहां भी कैंडिडेट वह अपने उम्मीदवार राजनीतिक दल का उम्मीदवार को उतारती है तो सबसे पहले विकास के नाम पर उतारती है। कोई ना कोई वो कोई भी विभाग से लाके, यानी कोई खेल विभाग से कोई एक अच्छा एक्टर को लाके चुनाव लड़वाता है ताकि उसका समाज में जो कार्य रहा है उसके छवि पर उसको वोट दे, ना कि जाति के नाम पे वोट दे। तो ये बिंदु को मानना थोड़ा सा गलत होगा क्या कि राजनीति में जाति के बढ़ते प्रभाव से यह निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं है, चुनाव में जाति विभेद को ही भूमिका सर्वोपरि है, ऐसा कहना गलत बात है। ऐसा मानना गलत है क्योंकि प्रभाव धीरे धीरे जाति का प्रभाव घट रहा है। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं कि किसी विशेष जाति बहुल वाले निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण दो मुख्य विकल्प सामने आ जाते हैं। बहुल जाति के मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल के उम्मीदवार को सफल बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। इस पॉइंट को समझने का कार्य करेंगे हम लोग। इस पॉइंट में क्या लिखा है, यानी किसी विशेष जाति बहुल कह सकते हैं जिस हम क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वह किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में आता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया कि हम लोग कोई भी ना कोई, जैसे हम अपनी बात करेंगे तो हम जमुई जिला के ये जमुई निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। उसी प्रकार से बगल हमारे पड़ोसी लोग हैं जो वो झाझा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, कोई सिकंदरा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, कोई चकाई निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। तो अनेक जहां भी कोई जिला होगा, और बिहार में बहुत सारे जिले हैं, तो वो कहीं ना कोई निर्वाचन क्षेत्र से अपना आता होगा। और उस निर्वाचन क्षेत्र में अगर मान लिया जाए कि मुस्लिम समुदाय का वोट ज्यादा है ना, या यादव समुदाय का वोट ज्यादा है, या कह सकते हैं भूमियार समुदाय का ज्यादा है, या ब्राह्मण समुदाय का ज्यादा है, या कह सकते हैं कि मंडल जात का ज्यादा है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जिस जाति का वोट ज्यादा है वहां क्या करती है राजनीतिक दल, उसी जाति को उम्मीदवार बनाता है। क्यों? क्योंकि वह राजनीतिक दल यह बात को निश्चित रूप से जान लेता है कि उस पार्टी के हम अगर कैंडिडेट को उतारेंगे तो क्या होगा कि हमारा जितना भी जो कैंडिडेट को हम उतारे हैं, मेरा जितना भी हमारे जात के वोट है वो सारा हमारा वोट बैंक बन जाएगा। यह चीज कौन सोचता है? राजनीतिक दल वाले। तो राजनीतिक दल वाले यह सोचकर अपना कैंडिडेट को उस क्षेत्र में उतारता है। बात समझ में आ गया ये? तो एक चीज ये समझे कि बहुल जाति वाले निर्वाचन क्षेत्र में, यानी जिस जाति में जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति का बहुलता होगा उसी पार्टी के नेता को उतारा जाएगा। बात समझे?
अब आते हैं राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल का कल आपको पिछले वीडियो में बताएं, राजनीतिक दल भारत में बहुत सारे दल हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग दल है। पार्टियां हमारी एक केंद्र सरकार पर भी है, एक राज्य सरकार के ऊपर भी है, यानी एक कह सकते हैं क्षेत्रीय पार्टी है, एक केंद्रीय पार्टी है। तो भारत में कई तरह के पार्टियां देखने को राजनीतिक पार्टियां देखने को मिलती है। कल पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि हमारा जैसे बिहार जिस हम राज्य में रहते हैं उस राज्य की राजनीतिक पार्टियां आरजेडी है। आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा आरजेडी का चुनाव चिन्ह हम कल बताए थे आप लोग को कि आप आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। फिर जेडीयू का चुनाव चिन्ह आपका तीर छाप है, जो आज के वर्तमान समय में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है माननीय नीतीश कुमार। तो माननीय नीतीश कुमार जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है वह है जदयू के मुख्यमंत्री, और जदयू का जो हमारा है चुनाव चिन्ह वो क्या है? तीर छाप है। बात समझ में आ गया। अब उसी तरह हमारे एक नेता थे जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, माननीय रामविलास पासवान, वो हमारे झोपड़ी छाप के थे, जिसको हम लोग एलजीपी भी बोलते हैं, है ना। उसी तरह बहुत सारे बिहार में आपके क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग को देखने मिलता है, अलग अलग क्षेत्रीय दल आते हैं। तो केंद्र में हमारा मुख्य रूप से दो पार्टी को माना जाता है, एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। तो हमारा आज के वर्तमान समय में कौन सी पार्टियां हैं? बीजेपी पार्टी है, जो हम लोग कमल फूल छाप के नाम से जानते हैं, और उसका आज के डेट में बीजेपी का जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है माननीय नरेंद्र दास मोदी, जिसको हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम से भी सूचित करते हैं, है ना। तो ये सब चीज बिंदु देखने को मिलता है। तो राजनीतिक दल जो है अलग अलग होते हैं, वो अपने उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में उतारते हैं, और निर्वाचन क्षेत्र में उतारने के बाद वो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कोई न कोई अपना हथकंडा को अपनाते हैं। बात समझ में यहाँ तक के आ गया होगा। अब चलिए आगे जाते हैं। तो उसी जाति के उम्मीदवार, अब मान लीजिए हम आपको बताए थे कि जिस क्षेत्र में अगर यादव जाति का बहुदल हो, चाहे वह मुस्लिम जाति का बहुदल हो, चाहे वह मंडल जाति का बहुदल हो, है ना, ये चाहे वह वहां पे भूमियार जाति का बहुदल हो, तो वहां उस जाति को राजनीतिक दल जान के खड़ा करती है। क्यों? क्योंकि वह जो जाति का रहेगा उस जाति के जो वोट है वो सिर्फ उसी जाति को देने का कार्य करती है। बात समझे? यह मानना सही है कुछ हद तक, लेकिन बिहार में यह देखने को मिलता है। ठीक है, खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण दो मुख्य विकल्प सामने आ जाते हैं। दो मुख्य विकल्प क्या सामने आ जाते हैं? तो अब एक बात बताइए कि यह चीज एक चीज निष्कर्ष आ जाता है जातियों के विरुद्ध कि अगर मान लीजिए जिस क्षेत्र में बहुल जाति है, वो जाति बहुल जाति वाले लोग क्या सोचने लगते हैं, अपने पहचान बनाने के लिए, अपना रुतबा बनाने के लिए, अपना थोड़ा सा क्या है लोगों के बीच अपना आकर्षित होने के लिए क्या करते हो, वो उसी उम्मीदवार को जिताने के लिए अपना दल बल जो भी बोलिए, अपना जो भी कार्य है वो सारा का सारा उनके पीछे ताकत को झोंक देते हैं, ताकि वो उसी राजनीतिक दल का पार्टी जो है आपका कैंडिडेट जीत सके और उसका उस एरिया में वर्चस्व हो सके। वो अपनी वर्चस्व को बनाने के लिए वह बहुल जाति के लोग क्या करते हैं, वह उम्मीदवार को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र में, ताकि उस जाति का उम्मीदवार को जिताया जा सके, है ना। तो बहुल जाति के मतदाता किसी विशेष, अब आते हैं सामने आ जाते हैं बहुल जाति के मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल के उम्मीदवार को सफल बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक दल का हो वो, ठीक है, चाहे वह आरजेडी की हो, चाहे जदयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जो भी राजनीतिक दल से वो जात का काहे ने टिकट मिला हो और टिकट देने के बाद यानी उम्मीदवार बनाया गया हो, उस बहुल जाति को जिताने के लिए आप अपना कर्तव्य को पालन करना स्टार्ट कर देती है। ये पॉइंट हम लोग कितना समझे? 2 समझ गए। बात समझ में आ गया पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अब चलते हम लोग पॉइंट 3 में। पॉइंट 3 में क्या कहता है, जब राजनीतिक दल का काम नहीं हो पाता है तो आप जानते हैं कभी कभी राजनीतिक जो षड्यंत्र को रचा जाता है, जिस हिसाब से राजनीतिक दल वाले अपने उम्मीदवार को उतारते हैं, कभी कभी उसका जो है मतलब जो गणना करके अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन के हिसाब से बैठा के उस दल को उतारते हैं, तो वो कभी कभी फेल्योर कर जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता भी है और आज के डेट में देखने को मिलता ही रहता है, क्योंकि राजनीतिक में उतार चढ़ाव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जा सकती है ना। तो राजनीतिक दल का काम नहीं हो पाता तो बहुल जाति के अधिकांश मतदाता दूसरी जाति के मतदाताओं से एक नया समीकरण बना लेते हैं। क्या करते हैं वो? जैसे क्या करते हैं, बहुल जाति
कि अधिकांश मतदाता दूसरी जाति के मतदाताओं से एक नया समीकरण बनाकर बाजी मार लेते हैं। यानी क्या करता है, बहुल जाति अगर उस जात में मान ली जाए 100% आबादी है, बात को समझिएगा, अगर वहां पे 100% आबादी है और हम लोग मान लीजिए इसको 2 टुकड़ा में बांट दीजिए, एक 50% एक 50%, 50% इसका 50% इसका, तो दोनों कैंडिडेट तो जीतेगा नहीं क्योंकि दोनों के पास बराबर वोट हो गया। तो क्या करता है, मान लीजिए बहुल जाति उस क्षेत्र में 40% है और दूसरे उम्मीदवार जो खड़ा हुआ उसका अगर मान लीजिए 20% है तो वो तो जीत जाएगा। लेकिन क्या करता है, दूसरे जो कैंडिडेट है ये 20%, ये सब जाति से क्या करता है, कनेक्शन कर लेता है। लेकिन बहुल जाति वाले कुछ विशेष जाति को 10% या 5% अपनी ओर आकर्षित करके क्या करता है, वह जीत को सुनिश्चित कर लेता है। बात समझ में आया होगा, क्या समझे? यानी अपना जो है बहुल जाति वाले कोई एक जात को अपने साथ खींच लिया और खींच के क्या करता है, वो मिला लिया और मिला के क्या करता है, वो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर कार्य को सफल बनाने के लिए दिमाग लगा देता है और दिमाग जब लगा देता है तो वह उम्मीदवार जीत जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिएगा, मतदाता दूसरी जाति के मतदाताओं से एक नया समीकरण बनाकर बाजी मार लेते हैं। लेकिन इस कारण कई उम्मीदवार ने अपनी जाति विशेष के वोट बैंक पर नजर रखने पर मुंह खानी पड़ती है। मतलब क्या है, इस कारण से उम्मीदवारों ने क्या होता है कि जब सोचता है कि बहुल जाति वाला तो एक जाति को वोट देगा, दूसरा जाति से कनेक्शन नहीं बनाता है, तो दूसरे इस कारण से दूसरा उम्मीदवार तो इस भभकी में रह जाता है ना। लेकिन दूसरे उम्मीदवारों ने अपनी जाति विशेष के वोट बैंक पर नजर रखने पर मुंह खानी पड़ती है और हार का सामना करना पड़ जाता है। यानी जो जाति का विशेष खड़ा रहता है वो जाति कभी कभी रहता है कि हम भ्रम में रहता है कि मेरा जात हमको छोड़ के वोट देगा नहीं, तो ये भ्रम जो है कभी कभी वह ले दे के उसको क्या करता है, डूब जाता है और वह हार का सामना उसको करना पड़ता है। तो ऐसा राजनीतिक दल वाले को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जात के नाम पर राजनीतिक धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। क्योंकि लोग अब उसको चाहिए शिक्षा, लोग को चाहिए रोजगार, लोग को चाहिए क्या स्वास्थ्य, ये सब सारे एक सुविधा है। अगर जो भी राजनीतिक पार्टियां देगी वह जनता उसे वोट देने का कार्य करती है, चाहे वह किसी भी जात का उम्मीदवार हो, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की पार्टी हो, वह देने का कार्य करती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 हम समझेंगे। पॉइंट नंबर कितना समझेंगे, 4। ठीक है, तो जातीय विशेष ही राजनीतिक में एकमात्र महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहती है कि आज के डेट में जो राजनीतिक प्रभाव जो कम देखने मिल रहा है, किसमें, निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम देखने को मिल रहा है। इसका क्या कारण है, जातीय विभेद ही राजनीतिक में एकमात्र भूमिका नहीं निभाता है। कह सकते हैं कि जातीय विभेद ही राजनीतिक में एकमात्र भूमिका नहीं निभाता है। क्यों? क्योंकि अन्य कारक भी सक्रिय हो जाते हैं। अन्य कारक क्या सक्रिय हो जाते हैं, चलिए आगे देखते हैं, जिसमें एक जाति विशेष के कई विभेद उभर जाते हैं। जैसे क्या कि अन्य सक्रिय कारक ऐसा क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ तो कारक उत्पन्न होता होगा। तो कारक क्या होता है कि कारक उत्पन्न होने का यह कारण रहता है कि अमीर गरीब में विभेद पैदा हो जाता है। लोग कहता है नहीं, अमीर वाला इस टाइप है तो हम उस टाइप वोट नहीं देंगे। गरीबों की सोच ऐसा हो जाता है। लेकिन गरीब अमीरों को सोच क्या आ जाता है, अरे फलना जो गरीब है, फलना जो गरीब है उसके तरफ हम वोट देंगे ही नहीं। तो ऐसा समाज में विभेद देखने को कई जगह देखने को मिलता है कि फलना आदमी जो है, अमीर जो पार्टी है, वो उस दल को वोट दे रहा है, भैया हम उस दल को वोट नहीं देंगे। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो कहा जाता है पॉइंट 4 में कि राजनीतिक जो है एकमात्र महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, किसमें, जातीय विशेष में, बल्कि अन्य कारक भी सक्रिय नजर आते हैं, जिसमें एक जाति विशेष के कई विभेद उभर जाते हैं। जैसे गरीब अमीर का विभेद है ना, गरीब अमीर के बीच मतभेद पैदा हो जाता है। उसके बाद दूसरा मतभेद लिखे, शोषक और शोषित का विभेद, यानी जो इंसान पैसे वाला होता है, जो इंसान जमींदार होता है, जिसके पास जमीन होती है, जो इंसान गरीब है लेकिन उसके पास क्या है, वोट देने का क्षमता है, वोट का अधिकार मिला है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार हमें क्या गिफ्ट मिला, वोट का अधिकार। और वोट का अधिकार यह हमसे जीवन में कभी कोई छीन नहीं सकता है। हम एक भारत का वयस्क नागरिक जब होंगे तो हमारे पास एक क्या मिलेगा, अधिकार, वोट का अधिकार। यह हमें संविधान देता है अधिकार। तो वह अधिकार
एक गरीब को भी है, एक अमीर को है, यानी एक वोट का ताकत एक गरीब को भी है, एक वोट का ताकत एक अमीर को भी है। तो इस वोट के ताकत की वजह से एक बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े जो राजनीतिक दल वाले वो वोट के ताकत पर झुकते हैं, और आपके ग्रामीण जो होते हैं, गरीब वर्ग के लोग होते हैं, यही वोट के ताकत में बड़े बड़े राजनीतिक दल को घुटने टेकने पे मजबूर करता है। तो ये चीज जो है हमारा एक संविधान के द्वारा यह ताकत देता है ना। तो ये एक जाति विशेष उभर आते हैं, जैसे गरीब अमीर का विभेद, शोषक और शोषित, यानी शोषक का मतलब हो गया शोषक का मतलब है जो शोषक करने वाला, यानी शोषण किसी के ऊपर जो करता है। जैसे मान लीजिए हम अमीर हैं, आप गरीब हैं, या आप अमीर हैं, हम गरीब हैं, तो हमारे ऊपर आप शोषण कर रहे हैं, तो ये हो गया शोषक करने वाला। जो शोषक आप जो कर रहे हैं मेरे ऊपर, वो कहलाएगा शोषक, और जो शोषक कर रहा है दूसरे पर, वो कहलाएगा शोषित। यानी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो शोषित कहलाएगा, और जो अत्याचार कर रहा है वह शोषक कहलाएगा। बात समझ में आ गया? तो शोषक और शोषित के बीच विभेद हो जाता है, जिसके कारण दोनों में कभी विवाद, आपका राजनीतिक एक मतभेद नहीं हो सकता है, यानी दोनों के बीच इतना मतभेद पैदा हो जाता है, दोनों एक जगह खड़ा होना सुनिश्चित नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर, इसी पॉइंट में देखेंगे, यह आवश्यक नहीं होता कि एक जाति के लोग हमेशा एक ही राजनीतिक दल से संबंध रखे, यानी कह सकते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होता है। क्या कि एक जाति के लोग, ये मान लीजिए हमेशा कांग्रेस पार्टी को ही वोट देगा, या आरजेडी को ही वोट देगा, लालटेन छाप में वोट देगा, या हो सकता है हाथ का पंजा छाप में वोट दे, हो सकता है ये तीर छाप में वोट दे। ऐसा कुछ भी नहीं है, समय बदलेगा, वोट भी अपने अनुसार वो ग्रामीण देना चाहता है, क्योंकि जो भी नेता या जो भी राजनीतिक दल विकास करती है उसके नाम पर वोट देती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा विकास हो, हमारा आने वाला बच्चा का फ्यूचर हो, और वो राजनीतिक दल से क्या उम्मीद कर सकता है? बिना आपके कमाए या बिना आपके कुछ किए हुए आपको कोई भी रोजी रोजगार नहीं दे सकता है, लेकिन आप रोजगार को एक सृजन तो कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे के लिए व्यवस्था स्कूल कर सकते हैं, तो राजनीतिक दल से यह ग्रामीण अपना उम्मीद रखता है। तो इसके कारण ये चार बिंदुओं के कारण निर्वाचन में जाति का जो धीरे धीरे प्रभाव घटता जा रहा है, इस चार बिंदुओं के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम और बिंदु और दूसरे टॉपिक पर समझने का कार्य करते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर हम अगला पॉइंट को समझते हैं। क्या लिखा है अगला पॉइंट? जाति के अंदर भी राजनीति की पैठ, यानी जाति के अंदर राजनीति की पैठ का मतलब ये हो गया कि जात के भी अंदर और बहुत सारे जात होते हैं जो उसके अंदर भी राजनीति करती है। इस बात को पहले समझिए। जैसे बहुत सारे जात होते हैं जिसमें उपजात में बांटा होता है। तो जैसे हम लोग जात का नाम में जानते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए अगर कोई यादव है तो यादव में भी, उसमें भी उपजात बांटा है, किसनोट, मंझरोट, इस प्रकार से। और फिर इसी प्रकार से शर्मा में भी बांटा हुआ है, शाह में भी बांटा है ना। कोई कहता है कानू तेली होता है, एक साउथ तेली होता है। इस प्रकार से बहुत सारा लोग उपजाति में बांटा गया है। तो सबसे पहले ये बात, इसी चीज को समझना है इस बिंदु में, जाति के अंदर भी राजनीति की पैठ क्या क्या होता है और क्या क्या उसकी भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले इस बात को समझेंगे, वर्तमान युग में इस क्षेत्र में नई प्रवृत्तियां भी उभरकर सामने आने लगी है। नई प्रवृत्तियां उभरकर सामने आने लगी है। ऐसा सिर्फ राजनीतिक में ही जातीय विभेद की पैठ नहीं हुई, बल्कि जातीय विभेद राजनीति का शिकार हो गया है। कह सकते हैं कि आज के डेट में राजनीति जो है इतना चरम सीमा पर हो चुका है कि कह सकते हैं कि राजनीति के कारण जात में इतना विभेद हो गया कि कहना मुश्किल है कि, और इतना ज्यादा पैठ बन चुका है कि जातीय विभेद राजनीति का शिकार हो चुका है, कि जो जात का राजनीतिक लोग करने लगा है, लोग उसी की बात मानने लगा है। और आजकल राजनीतिक दल वाले भी इतना दिमाग में बढ़िया से डाल लेते हैं हर बात को कि अगले के पास क्या बोलना है, किस जाति के बारे में बोलना है, वो उसी जाति के बात करते हैं और उसी प्रकार से अपना मत, अपना उसका वोट जो होता है वो अपने और आकर्षित करने का कार्य करता है। तो ये सब जो है राजनीतिक पैठ जो है समाज के लिए नहीं, ये देश के लिए भी घातक है। ये आगे चलकर बहुत गलत भूमिका की ओर ले जाएगा, जिससे बहुत ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है उस समाज में।
अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। राजनीति में जाति के रूप में बदल लेती है, राजनीति भी जाति के रूप में बदल लेती है। यानी जब राजनीतिक होने लगता है, अगर जिस जाति के बारे में बोला जाता है तो उसको लगता है कि राजनीतिक दल वाले मेरा जो है वर्चस्व को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे और आकर्षित हो रहे हैं, तो उस जाति को अपने और क्या होता है, अपने आप एक बहुत अलग महसूस करने लगता है, जिसके कारण उसे लगता है कि नहीं, हमारा जो राजनीतिक दल है वो हमारे ही पक्ष में बात करता है। तो जाति के लोग को ये भ्रम जो है उसके लिए बहुत ही विनाशक के रूप में लेती है। लेकिन राजनीतिक में अभी जाति का इतना पैठ हो चुका है, जाति का कहना मुश्किल है। तो कहे जा सकते हैं बदल देती है, क्या जाति के रूप में बदल देती है, क्योंकि इनका समीकरण बदलता ही रहता है। यानी इसका समीकरण जो होता है, जोड़ घटाव गुना, जिस तरह हम लोग मैथ में पढ़ते हैं उसी तरह राजनीतिक में भी जोड़ घटाव गुना भाग किया जाता है। क्योंकि राजनीतिक में ये दिमाग लगा के राजनीतिक दल वाले करते हैं कि किस जाति का वोट उसमें ज्यादा है, निर्वाचन क्षेत्र में किस जाति का वोट उसमें है, किस उम्मीदवार को उतारना चाहिए, किस उम्मीदवार को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह उसको हमेशा जीत को सुनिश्चित करना है। और जीत को सुनिश्चित करने के लिए वह हर तरह के हथकंडे को अपनाता है, चाहे वो राजनीति के रूप में जाति के आधार पर हथकंडे को अपनाए, पैसे के रूप में अपनाए। लेकिन हम किस बिंदु को जानना चाह रहे हैं, जाति के अंदर राजनीति, यानी जात के अंदर जो राजनीति कर रहा है, यानी करेगा बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करेगा, किसी उसी जात में है या तो फिर छोटा जाति में है, पिछड़े जाति में या अगड़े जाति में भी बहुत सारे मंडल होते हैं, बनिया वर्ग के होते हैं, यादव वर्ग के लोग होते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं, उनके बीच भी राजनीति करेगा। तो ये सारे देखने को मिलता है। तो चलिए इस पॉइंट पर फिर समझते हैं। कभी कभी सवर्णों और दलितों के बीच विभेद होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो बड़े जाति के लोग हैं उनके बीच और छोटे जाति के जो लोग होते हैं उनके बीच इतना ज्यादा मतभेद हो जाता है कि दोनों अलग अलग राजनीतिक दल को सहयोग करने लगता है। बड़े जात के लोग जो है वो अलग राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं और छोटे जो जाति के लोग होते हैं वो अलग राजनीतिक दल के लोग को सपोर्ट करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच जो इतना विभेद होने के कारण अगले राजनीतिक दल वाले को फायदा देती है। तो राजनीतिक दल वाले तो चाहते ही है कि आप समाज में बटे रहो, आप समाज में अलग रहो, ताकि हमें राजनीतिक वोट मिलते रहे और हमारी पार्टियां चलती रहे, वो यह चाहता ही है। लेकिन यहाँ सवर्णों और दलितों के बीच विभेद हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, ऐसा देखने को भी मिलता है कि दोनों जात एक मंच पर आकर क्या करते हैं, दोनों जात हाथ में हाथ मिला लेते हैं कि नहीं भैया हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए। इस तरह से दोनों जात क्या करते हैं, स्वर्ण और दलित दोनों मिलके एक मंच पर आकर राजनीति करने लगते हैं। राजनीति करने के बाद क्या होता है, दोनों में एकजुटता आ जाती है। लेकिन ऐसा भी राजनीति में कभी कभी स्वर्ण एवं दलितों के बीच विभेद उभरता है, तो कभी अगड़े और पिछड़े बिखर कर अपनी पहचान बनाने में जुटे रहते हैं। यानी कुछ कह सकते हैं कि अगर राजनीति में कभी कभी स्वर्ण और दलित जो है बीच में उभर जाता है, विभेद हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसी दौरान तो कभी कभी अगड़े और पिछड़े जाति, यानी दोनों जो ओबीसी वर्ग के वर्ग जाते होते हैं उसमें भी अगड़े और पिछड़े जाति माने जाते हैं, जो इसको हम लोग एक पिछड़ा जाति भी बोलते हैं, एक अत्यंत पिछड़ा जाति होता है। तो उस दोनों वर्ग में क्या होता है, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना होड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों जुट जाते हैं। वह चाहे कोई बड़े जाति के उम्मीदवार के साथ सट जाते हैं या तो छोटे जाति के साथ उम्मीदवार के साथ सट जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को जाति में सट के क्या करता है, अपना सब कुछ सपोर्ट करते हैं, ताकि सपोर्ट करने के बाद अपना वोट भी देते हैं और अपने जाति को खींच के वोट दिलवाने का भी कार्य करते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो स्वर्ण जाति हम पिछले वीडियो में भी बताए, ब्राह्मण, भूमियार और मुस्लिम में खान वगैरह जो होता है, शेख सैयद, वो सब आते हैं ये आपके स्वर्ण जाति में। दलित जाति में पासवान, पासी, चमार, ये सब सारे कौन जाति में आते हैं, आपके दलित जाति में आते हैं। उसी तरह अगड़े जाति में पिछड़ा वर्ग को कहते हैं, यादव, मंडल, बनिया वर्ग के ये सब आते हैं पिछड़ा वर्ग में। जैसे आप लोग कभी कभी सुनते हैं BC1, BC2 है ना, BC1 के जाति को अगड़े जाति बोला जाता है, पिछड़े जाति जिसको BC1 होता है, और ये BC1 ये होता है अत्यंत पिछड़ा जाति और BC2 होता है ये पिछड़ा जाति। तो पिछड़े जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति जो नाई, शर्मा, शाह
और मुस्लिम में भी एक दो समाज लोग आते हैं, इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, यह स्पष्ट होता है कि जातीय विभेद भी राजनीति को प्रभावित कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि यह स्पष्ट होता है कि जातीय विभेद भी राजनीति को प्रभावित करता है और राजनीति भी जातीय विभेद को प्रभावित करने की कोशिश करता है। यानी कह सकते हैं जातीय विभेद के कारण राजनीति को प्रभावित करता है। यानी जात में जब विभेद हो जाता है तो राजनीतिक दल वाले को कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन कभी कभी राजनीतिक में भी जातीय विभेद जो है राजनीतिक को फायदा भी पहुंचाता है। तो उसी प्रकार राजनीतिक भी जातीय विभेद को प्रभावित करने का काम करती है। यानी राजनीतिक करके जो है जात में विभेद करवा देना, यह राजनीतिक वाले को फायदा ही होता है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भुगतना पड़ता है। जातीय विभेद होने के बाद राजनीतिक दल को नुकसान भी सहना पड़ता है। इस बिंदु में यही चीज कहना चाह रहा है। इसमें दो भूमिका देखने को मिलती है। यानी दो भूमिका का मतलब हो गया, दो पहलू इसके सामने आ जाते हैं। जैसे एक पहलू आ गया सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू मतलब कोई पक्षधर हो जाता है, कोई विपक्षधर हो जाता है ना। तो पहले हम पॉइंट को देखेंगे, सकारात्मक पहलू की भूमिका क्या है और नकारात्मक भूमिका क्या है। चलिए देखते हैं आगे। सकारात्मक भूमिका राजनीतिक, ये जाति के अंदर राजनीतिक पैठ में सकारात्मक भूमिका क्या है और जाति के अंदर नकारात्मक भूमिका क्या है, यह आगे बिंदु हम इस दोनों पे चर्चा करते हैं। तो हम बताए थे कि आपको दो पहलू सामने देखने को मिलता है। तो पहला पहलू क्या था, सकारात्मक भूमिका और दूसरा नकारात्मक भूमिका। तो सकारात्मक भूमिका में क्या हुआ कि जब जाति के अंदर राजनीतिक पैठ होने लगी तो सकारात्मक भूमिका भी आया और नकारात्मक भी भूमिका आया। तो दोनों भूमिका देखने को मिला। क्या पहला भूमिका क्या देखने को मिला कि राजनीतिक में सकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें सबों की सत्ता की भागीदारी बढ़ी। यानी इसमें स्वर्ण जाति के भी लोग आए, दलित जाति के भी लोग आए, अगड़े जाति के भी लोग आए, पिछड़े जाति के भी लोग आए। सारे जाति के लोग जो है राजनीतिक जो है करना स्टार्ट कर दिया। इससे राजनीतिक दल वाले को बड़ा सोचना पड़ गया कि अब सारे जाति जो है वोट का अधिकार अपना समझने लगा और सारे जाति का लोग राजनीतिक में दिलचस्पी रखने लगे। तो इससे एक फायदा आपको बढ़िया चीज हुआ। क्या राजनीतिक पहलू देखने को मिला, किसमें, सकारात्मक भूमिका में। तो राजनीतिक भागीदारी जब बढ़ी तो सत्ता की भी भागीदारी बढ़ी। यानी जो राजनीतिक अगर भाग लेना शुरू किया तो वह कहीं ना कहीं उस राजनीतिक जो दल है, जो सरकार बनाती है, उस सरकार में अगड़े पिछड़े जाति के लोग भी सत्ता के भागीदारी बढ़ना सुनिश्चित किया कि नहीं भैया हम भी सत्ता में भाग लेंगे, हम भी इस चुनाव में लड़ेंगे, हम भी चुनाव जीत के अपना केंद्र में जाएंगे या अपने राज्य में नेतागिरी करेंगे। ये सारे चीज सामाजिक भागीदारी बढ़ी। लेकिन सामाजिक न्याय की प्राप्ति में वृद्धि भी हुई। यानी क्या हो गया कि जब होने लगा, लोग एक दूसरे के पीछे राजनीतिक चेतना होने लगा, जागृत हुआ। जागृत होने के बाद लोग कोर्ट मुकदमे केस सारे कुछ जब लड़ने लगे और राजनीतिक के बारे में जानने लगे तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, सामाजिक न्याय मिलने लगा। लोग समाज में जो हो रहा था कुरीतियां, उसको धीरे धीरे घटता चला गया। और लोग जब कुरीतियां को घटते चला जाना एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सकारात्मक पहलू ही तो है समाज का। सकारात्मक पहलू ही समाज को क्या होती है, एक दूसरे के बीच जो खाई बना है, जो एक दूसरे के बीच लड़ाई का विवाद बनता था, अगले पिछले जाति का राजनीतिक होता था, वो राजनीतिक धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गया। बात समझ में आ गया। अब आते हैं राजनीतिक चेतना। चेतना का मतलब है उसके अंदर राजनीतिक जो है विकास होने लगा दिमाग में कि नहीं राजनीतिक इसको वोट देना चाहिए, उस नेता को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो विकास के नाम पर वोट लिया, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे स्कूल, हमारे स्वास्थ्य के बारे में कोई विकास नहीं किया। यह चीज जो है धीरे धीरे ग्रामीण और जनता दोनों सोचने लगा। सोचते सोचते यह राजनीतिक चेतना का विकास होना संभव हुआ। तो संभव होना एक दिन में तो बस की बात है नहीं, यह समय लगता है और धीरे धीरे समय के साथ बदलता है। भारत आजाद 1947 में हुआ, लेकिन क्या दलितों और अगड़े पिछड़े जाति का विकास ये 70 के दशक के बाद या धीरे धीरे राजनीति में अपना दिलचस्पी लेने लगा। तो दिलचस्पी लेने के बाद आज हमारे भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो एक हमारे कह सकते हैं पिछड़े जाति के हैं। पिछड़े जाति आज एक भारत का प्रधानमंत्री बन जा सकता है तो दलित भी जाति का भी बन सकता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि
आप राजनीतिक चेतना का विकास होना चाहिए। आज हमारे एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिसके समय में आपका इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, है ना, तो उस समय की बात भी कह सकते हैं। और बहुत सारे हैं हमारे प्रधानमंत्री जो एक किसान वर्ग से आते थे, क्या नाम था, लाल बहादुर शास्त्री, उसने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, है ना। उसके बाद ये चीज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, वो सारे चीज को समझने के लायक है। ये सब चीज एक बात समझिए, है ना। तो ये चीज आपको एक चीज समझना होगा। उसी तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री है जो एक छोटे जाति से उठ के भी एक प्रधानमंत्री तक गए। तो ये एक चेतना होना चाहिए, आपके प्रति राजनीतिक विकास होना चाहिए। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, आवश्यक क्यों है कि राजनीतिक में अगर सभी लोग भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो लोकतंत्र का राज आता है, और लोकतंत्र का राज आने के बाद ये सारे कार्यों को अच्छी तरीके से निष्पादन होता है ना। अब आते हैं नकारात्मक पहलू की भूमिका क्या रहा है। राजनीतिक में नकारात्मक पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जातीय विभेद की राजनीति के कारण समाज अनेक प्रतियोगी समूहों और टुकड़ों में बट गया। कहने का मतलब ये हो गया कि नकारात्मक पक्ष के कारण, नकारात्मक पक्ष के ही कारण समाज में गुट में बट गया कि फलना जाति का गुट अलग, फलना जाति का गुट अलग, इस जाति का गुट अलग, उस जाति का गुट अलग, ऐसे ऐसे बट जाने के कारण जो टुकड़े में बट जाना, ये एक राजनीतिक का दुष्परिणाम कह सकते हैं हम लोग। यह कह सकते हैं समाज में एक बुरी तरह से प्रभाव पड़ना, क्योंकि जाति के अंदर राजनीतिक पैठ ही तो समाज को बांट दिया, समाज को बांटने का काम किया। समाज को बांट जब दीजिएगा तो राजनीतिक आपका सेकिएगा राजनीतिक रोटियां, लेकिन क्या होगा, धीरे 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 वह एक बहुत बड़ा विकार रूप में ले लेगा, और समाज जो है उस विकार रूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए, है ना। विभाजित करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, और क्या करता है कि फूट डालो, यानी फूट डालो। हमारे एक अंग्रेज साहब जो थे, भारत को क्या किए, सब जाति में बांट दिए, धर्म के नाम पे बांटे, सब इस तरह के बांट के फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर क्या किए, पूरे भारत में राज किए। अब भारत में राज करने का क्या कारण था, हमारे देश के लोगों को बांट के रखा, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। ये सारे अंग्रेजों की बुद्धि जो है आज राजनीतिक दल में उपयोग कर रहा है, और यही राजनीतिक दल में उपयोग करके क्या कर रहे हैं, भारत को बांटने का काम करते हैं। तो फूट डालो, और सब जाति में क्या करते हैं, फूट डालो शासन करो दिमाग लगा देते हैं, और अपना उल्लू सीधा करके अपना राजनीतिक दल का पार्टी जीत जाती है, और सरकार में जाने के बाद किसी का सुनता नहीं है। तो ये सारे चीज जो है जाति के अंदर जो राजनीतिक पैठ बना लिया है, ये सब दुष्परिणाम है। किसके लिए, हमारे और आपके समाज के लिए। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ये सब आप राजनीतिक में देखने को सीखने को मिलता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जब सवाल पूछा जाएगा तो आप इसी विश्लेषण के आधार पर लिखना पड़ेगा। इसी तरह से आप हर एक वीडियो से जुड़े रहिए। आपके कुछ दिन के बाद जो है आपको इतिहास का चैप्टर स्टार्ट होगा इसी यूट्यूब के माध्यम से, फिर आपका रसायन शास्त्र का होगा। हर एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप थोड़ा संयम रखें और हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए और जोड़ने का कार्य कीजिए, ताकि एक एक सुविधा अनेक लोगों तक पहुंच सके। और मेरा कर्तव्य है कि आपको इस सुविधा को पहुंचाना, और इसी तरह वीडियो में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब देते रहिए, ताकि हमको और वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है पढ़ाई, और नहीं लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि और वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो सके। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।